हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अनुज गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अनुज गुप्ता पर। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसका नाम है पॉलीगन। ठीक है। तो पॉलीगन चैप्टर से हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आपका ज़रूर बनता है। द एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी आसान भी है। बेसिकली ये जो चैप्टर आता है ये मेंसुरेशन में आता है, एडवांस का पार्ट होता है। ठीक है। मेंसुरेशन में एरिया वगैरह जो होता है ना, एंगल्स वगैरह, ये उसी का पार्ट होता है, उसी में ही पढ़ाया जाता है। तो एक छोटा सा सेगमेंट है ये एडवांस का। तो आज हम इसी को ही डिस्कस करने वाले हैं, पॉलीगन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पॉलीगन होता क्या है। जैसे इसके नाम से पता लग रहा है, पॉलीगन मतलब बहुभुज, जिसकी बहुत सारी भुजाएं हों, ऐसी आकृति। तो बेसिकली अगर डेफिनेशन इसकी देखी जाए तो तीन या तीन से अधिक भुजाओं वाली कोई भी बंद आकृति। और जो भुजाएं हैं, रेखा है, ये ना प्लेन रेखा होनी चाहिए, सीधी रेखा। तो बेसिकली अगर कहा जाए इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा मैं समझाऊं आपको, तो इसका मतलब तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक सरल रेखाओं, तीन या तीन से अधिक सरल रेखाओं, या सीधी रेखाएं भी आप कह सकते हैं, सरल रेखाओं रेखाओं से घिरी बंद आकृति, से घिरी बंद आकृति, क्लोज फिगर होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें, से घिरी कोई भी बंद आकृति। ठीक है। तीन या तीन से अधिक सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। जैसे आप देखेंगे, मैं ट्रायंगल बना देता हूँ, एक त्रिभुज। ठीक है, तीन भुजाओं वाला त्रिभुज। चार भुजाओं वाला क्या होता है, चतुर्भुज। पांच भुजाओं वाला पंचभुज यानी कि पेंटागन। ये लीजिए। तो आप सभी देख रहे हैं, ये सब सरल रेखा है और ये क्लोज फिगर है। तो तीन या तीन से अधिक सरल रेखाओं से घिरी हुई कोई भी बंद आकृति क्या कहलाती है, आपका पॉलीगन कहलाती है। ठीक है बात यहाँ तक। तो ये थी पॉलीगन की डेफिनेशन। तीन या तीन से अधिक सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। ठीक है जी। चलिए अब आगे आते हैं इसके क्लासिफिकेशन पर। पॉलीगन का क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो बेसिकली जो हमारे पॉलीगन होता है, बहुभुज होता है हमारा पॉलीगन, इसको हम बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो होता है आपका बेस्ड ऑन एंगल, बेस्ड ऑन एंगल यानी कि कोणों के आधार पर। ठीक है। दूसरा आप इसको डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन साइड, बेस्ड ऑन साइड यानी कि भुजाओं के आधार पर। और तीसरा आप इसको डिवाइड कर सकते हैं मेरे भाइयों बेस्ड ऑन एंगल एंड साइड। ठीक है। तो पॉलीगन को हम कितने तीन तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला बेस्ड ऑन एंगल यानी कि कोणों के आधार पर, बेस्ड ऑन साइड यानी कि भुजाओं के आधार पर, और तीसरा होता है बेस्ड ऑन एंगल एंड साइड। ठीक है जी। चलिए अब इसमें भी क्या होता है ना कि ये जो आपके पार्ट होते हैं, अब जैसे पहला है बेस्ड ऑन एंगल, तो ये भी अलग से दो पार्ट में डिवाइड होता है। आगे पेज में डिस्कस करते हैं। देखो, तो पहले हमने क्या पढ़ा था, बेस्ड ऑन एंगल, बेस्ड ऑन एंगल। अब क्योंकि ये ऑप्शन वाले थ्योरी वाले भी क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। तो जब भी बेस्ड ऑन एंगल की हम बात करते हैं, एंगल के आधार पर, इसको हम कितने दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो होता है दोस्तों, इधर लिख देता हूँ इसके नीचे, पहला होता है आपका यहाँ पर कॉन्वेक्स पॉलीगन, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन को हिंदी में क्या कहेंगे, इसको कहते हैं मेरे दोस्तों उत्तल बहुभुज। क्या कहते हैं, उत्तल बहुभुज। कॉन्वेक्स पॉलीगन को हिंदी में क्या कहेंगे,
कॉन्वेक्स पॉलीगन को हिंदी में कहते हैं उत्तल बहुभुज। तो अब इसकी पहचान कैसे होगी कि जो भी आपका कोई भी पॉलीगन होता है, ठीक है, उस पॉलीगन के यानी कोई भी आकृति के सभी इंटीरियर एंगल जो भी होगा, अंतःकोण, इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, अंतःकोण, वो हमेशा लेस देन 180 डिग्री होने चाहिए। यानी किसी भी पॉलीगन का जो अंतःकोण है ना, प्रत्येक अंतःकोण वो 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, सारे के सारे एंगल। तो ऐसी कोई भी अगर आकृति आपको दिखाई दे तो वो आकृति क्या कहलाएगी आपकी, वो कहलाएगी उत्तल बहुभुज यानी कि कॉन्वेक्स पॉलीगन। कोई भी आकृति ले लीजिए आप, ये लो, मैं कोई सी भी ऐसी एक आकृति बना देता हूँ, ये मैंने बना दी, ठीक है। तो इसका जो भी ये इंटीरियर एंगल दिखाई दे रहे हैं आपको, ये मैंने पेंटाग्राम बनाया, पंचभुज बनाया, तो जो भी इंटीरियर एंगल दिखाई दे रहा है ना, ये सब क्या होंगे, 180 डिग्री से कम होंगे। तो ऐसा कोई भी अगर हमारे पास पॉलीगन होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगन, उत्तल बहुभुज। बस ध्यान ये रखना है कि जिस भी आकृति के सभी अंतःकोण 180 डिग्री से क्या होते हैं, कम होते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा उत्तल बहुभुज कहलाता है। ठीक है जी। चलिए अब सेकंड पर आते हैं, क्योंकि एंगल के आधार पर हम इसको ना दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला तो हो गया कॉन्वेक्स और दूसरा आपका होता है कॉनकेव। कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन। दोस्तों देखो मेरे साथ ना टाइम देना आप लोग, अगर आप टाइम देंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ आप सीख के जाने वाले हैं इस वीडियो से, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखें। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, पॉलीगन की थ्योरी को कंप्लीट करेंगे और एक वीडियो में इसकी और डालूंगा, और जो अगली वीडियो होगी उसमें हम क्या करेंगे, इसके जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दूसरी वीडियो में हम इसके सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ आपकी थ्योरी ही चलेगी। तो कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, कॉनकेव पॉलीगन को हम कहते हैं अवतल बहुभुज। क्या कहते हैं, अवतल बहुभुज। ये लो जी, ये तो हो गई हिंदी। अब इसको कैसे याद रखें जी, कॉनकेव पॉलीगन को, ये क्या होता है। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है कि 1 और मोर देन 1 एंगल, 1 और मोर देन 1 एंगल should be greater than 180 डिग्री। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई भी पॉलीगन, ठीक है, कोई भी ऐसा अगर आपके पास बहुभुज है जिसका अंतःकोण एक या एक से ज़्यादा अंतःकोण आपका क्या हो, 180 डिग्री से क्या हो, ग्रेटर देन मतलब ज़्यादा हो, तो ऐसा बहुभुज जो भी होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कॉनकेव पॉलीगन, अवतल बहुभुज। ठीक है, तो दोनों को ध्यान कैसे रखेंगे, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल बहुभुज है तो उसके सभी अंतःकोण 180 डिग्री से कम होंगे। अगर आपका कॉनकेव पॉलीगन है, अवतल बहुभुज है, तो कोई भी अगर आकृति है उसका एक या एक से ज़्यादा अंतःकोण, ठीक है, 1 और मोर देन 1 इंटीरियर एंगल आप यहाँ पर लिख सकते हैं, 1 और मोर देन 1 इंटीरियर एंगल शुड बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। ऐसी कोई भी अगर आकृति है जिसका एक अंतःकोण या एक से ज़्यादा अंतःकोण 180 डिग्री से ज़्यादा हैं तो वो कैसा कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका कॉनकेव पॉलीगन, अवतल बहुभुज। ठीक है, अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूँ आपके सामने, तो देखो मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये लो, मैंने एक पॉलीगन बना दिया, कितने बजाय, 1 2 3 4 5 बजाय। तो इसमें देख रहे हो ये वाला जो एंगल है ये एंगल, ये आपका क्या होगा, 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो ऐसी कोई भी अगर आकृति दिखाई देती है आपको जिसमें जिस आकृति का एक अंतःकोण या एक से ज़्यादा अंतःकोण 180 डिग्री से अधिक हो, तो कैसा कहलाएगा आपका, वो हमेशा कॉनकेव पॉलीगन कहलाएगा, अवतल बहुभुज कहलाएगा। तो थ्योरी में पूछा जा सकता है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया बेस्ड ऑन एंगल। चलिए जी, अब चलते हैं आगे सेकंड पार्ट पर। दूसरा पार्ट क्या था हमारा,
बेस्ड ऑन साइड, तो ये है हमारा बेस्ड ऑन साइड। तो बेस्ड ऑन साइड पर तो सिंपल सा है। अब बेस्ड ऑन साइड का मतलब ये हुआ कि जैसे तीन भुजा वाली आकृति होती है कोई भी, मतलब बेस्ड ऑन साइड का मतलब ये है कि उनके नामकरण करना। जैसे तीन भुजा वाली आकृति को क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। तो ये लो जी, तो ये ट्रायंगल होता है, इसमें कितनी भुजा होती हैं? तीन भुजा होती है। अगर मैं आपके सामने बना दूँ, कोई क्वाड्रिलेटरल बना दूँ, चतुर्भुज बना दूँ, तो इसमें कितनी भुजाएं? चार भुजा। तो चार भुजा वाली आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। पाँच भुजा वाली कोई आकृति है, तो पाँच भुजा वाली आकृति का क्या नाम होता है? तो पाँच भुजा वाली आकृति का नाम होता है क्या? पंचभुज, पेंटागन। तो जो भी आपकी आकृति है उनके नामकरण वो किसके ऊपर होते हैं? बेस्ड ऑन साइड। जितने साइड होती है उसी के हिसाब से उसका नाम पड़ा हुआ है। ट्रायंगल में तीन साइड, त्रिभुज, ठीक है, तीन भुजा, चतुर्भुज में चार भुजा, पंचभुज में पाँच भुजा। तो इनके नामकरण जो भी आकृति होती है उसका क्या नाम है, तो साइड के बेसिस पर ही बताया जाता है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन साइड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट है आपका, वो क्या था? बेस्ड ऑन एंगल एंड साइड। अभी एक साथ दोनों, बेस्ड ऑन एंगल एंड साइड, और यहीं से आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो बेस्ड ऑन एंगल एंड साइड हम कैसे पढ़ेंगे देखें ज़रा। तो भाइयों मेरे दोस्तों कि ये जो बेस्ड ऑन एंगल और साइड होता है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला तो होता है आपका रेगुलर पॉलीगन, ये लो जी, ये हो गया क्या? रेगुलर पॉलीगन। और एक होता है आपका इर्रेगुलर पॉलीगन। तो हिंदी में क्या कहेंगे जी? इसको हिंदी में कहते हैं समबहुभुज। क्या कहेंगे? समबहुभुज। और इसको क्या कहेंगे? इर्रेगुलर पॉलीगन को कहते हैं विषमबहुभुज। इसको कहते हैं विषमबहुभुज, ठीक है जी। ये लो, ये हो गए इनके हिंदी में नाम। अब ये होते क्या क्या हैं यार, ये भी तो समझाओ। चलो ये भी समझते हैं, थोड़ा सा यार छोटा कर लेते हैं। चलो जी, समबहुभुज का मतलब ये हुआ, इसको अब याद रखेंगे कि ऑल एंगल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। कहने का मतलब कि जिस भी आकृति की सभी भुजाएं और सभी एंगल क्या हो आपस में? बराबर हो, तो ऐसी आकृति को हम क्या कहेंगे? रेगुलर पॉलीगन। और इर्रेगुलर पॉलीगन में क्या होगा कि ऑल एंगल एंड ऑल साइड्स आर नॉट सेम, या इक्वल भी कह सकते हैं। मतलब ऐसी आकृति कि जिसमें सभी एंगल और कोण आपस में क्या हो? बराबर ना हो, उसको हम कहते हैं इर्रेगुलर पॉलीगन, विषमबहुभुज। और जिस आकृति में सभी भुजाएं और सभी एंगल आपस में क्या हो? बराबर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगन, समबहुभुज, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें भाइयों, तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, जैसे मैं कहूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में देखो तीनों भुजा आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और जब तीनों भुजा बराबर हैं तो तीनों एंगल भी बराबर हो गए। जैसे मैं कहूँ आपसे वर्ग, इंग्लिश में बोले थे स्क्वायर, ठीक है। वर्ग में क्या होता है? चारों भुजा बराबर होती हैं, और जब चारों भुजा बराबर हैं तो चारों एंगल ही बराबर होंगे। तीसरा अगर मैं कहूँ तो आपसे हेक्सागन, षष्ठभुज, तो इसमें क्या होता है? इसकी छः भुजा होती हैं, छः की छः भुजा आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इसके छः के छः एंगल भी क्या होंगे? आपस में बराबर। तो ये जो आकृति होती हैं सब, ये क्या कहलाएंगी? आपकी समबहुभुज कहलाएंगी, रेगुलर पॉलीगन कहलाएंगे, ठीक है। इर्रेगुलर पॉलीगन की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो इसमें देखो क्या होता है? आपका रेक्टेंगल होता है, आयत होता है, आयत।
अब आप कहोगे आयत कैसे? तो मेरे भाई आयत के अगर आपने डायग्राम देखी हो तो आयत ये होता है। आयत में आमने सामने की भुजा तो बराबर होती हैं, लेकिन चारों भुजा आपस में बराबर नहीं होती। इसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, तो चारों भुजा बराबर नहीं हुई ना। तो यही तो लिखा था मैंने कि ऑल एंगल एंड ऑल साइड आर नॉट सेम, यानी कि जिसकी चारों भुजा और चारों एंगल सेम ना हो। इसके एंगल तो सेम होते हैं, चारों को चारों 90-90 डिग्री के होते हैं, लेकिन चारों भुजा आपस में बराबर नहीं होती। तो दोनों में से एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही ना। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती कि एंगल भी और साइड भी बराबर हो गए, तो किस में चला जाता, वो रेगुलर पॉलीगन में चला जाता। ठीक है, यानी कि समबाहुभुज में। अब इसमें आमने सामने की साइड बराबर होती है, चारों साइड आपस में बराबर नहीं होती, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, किस कैटेगरी में डालेंगे, इर्रेगुलर पॉलीगन में डालेंगे, विषम बहुभुज में। ठीक है, जैसा आपका, और क्या बोलूँ मैं, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस। अब रोम्बस में भी क्या होता है, रोम्बस को अगर आप ध्यान से देखो तो इसका डायग्राम ये होता है, देखो, यानी कि वर्ग को थोड़ा सा बेंड कर दो तो क्या बन जाता है हमारा, समचतुर्भुज बन जाता है। तो समचतुर्भुज में चारों भुजा तो बराबर होती हैं, भुजा तो बराबर होगी, लेकिन इसके चारों एंगल आपस में बराबर नहीं होते। एंगल क्या होते हैं, ये सब एंगल अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सिर्फ एक ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, साइड की एंगल की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए किस कैटेगरी में आएगा, इसलिए विषम बहुभुज की कैटेगरी में आएगा, इर्रेगुलर पॉलीगन में आएगा। तो समझ गए, जिसके सारी साइड और एंगल बराबर वो समबाहुभुज रेगुलर पॉलीगन, और जिसके सभी एंगल और साइड बराबर ना हो वो किस में जाएगा, वो इर्रेगुलर पॉलीगन में जाएगा, विषम बहुभुज में जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपके एग्जाम में जो है पॉलीगन से, वो रेगुलर पॉलीगन ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, समबाहुभुज ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप यहाँ तक आपको एक क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा, एंगल और साइड के बेसिस पर भी, दोनों को मिलाकर, बेस्ड ऑन साइड भुजाओं के आधार पर, और ये क्या था, बेस्ड ऑन एंगल। ठीक है जी, चलिए हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला जो पॉइंट है वो है आपका सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। अब यहाँ से काम की चीज़ें बहुत आपकी स्टार्ट होती है, तो ध्यान से समझें यहाँ पर। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल मतलब सभी अंतःकोणों का योगफल। हिंदी में लिख लेना, सभी अंतःकोणों का योगफल। इंटीरियर एंगल मतलब अंतःकोण। तो देखो दोस्तों, इसका निकालने का बड़ा आसान सा तरीका है, ध्यान से सुनेंगे। जैसे मैंने बनाया है ट्रायंगल, तो आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है जी, चलो अब हम आगे किस पर, हम आगे चतुर्भुज। तो चतुर्भुज को अगर आप ध्यान से देखो तो मैं यहाँ से इसका ना डायगोनल ड्रॉ कर देता हूँ। ये लो, एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया। तो जैसे मैं एक डायगोनल ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पर ना दो त्रिभुज बन जाएंगे। एक तो ये नीचे बन गया, देखो भाई, एक त्रिभुज से बन गया और एक त्रिभुज इसके ऊपर बन गया। और हमको पता है कि एक त्रिभुज के एंगल का सम कितना होता है, 180। तो यहाँ पर तो दो त्रिभुज बन रहे हैं ना, तो 180 गुना 2 कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 360 डिग्री। तो इसका मतलब कोई भी अगर चतुर्भुज होता है तो उसमें हमेशा उसके सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब जैसे मैं बनाता हूँ आपके सामने एक पंचभुज यानी कि पेंटागन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 1 और ये 2। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, मैंने यहाँ से एक पॉइंट से तीनों पॉइंट को मिला दिया। तो इसमें कितने त्रिभुज ड्रॉ हुए, 1, 2 और ये आपका 3 त्रिभुज बन गए। एक त्रिभुज के एंगल का सम 180, तो 3 का कितना हो जाएगा, तो 18 तिया 54, 540। ठीक है भाई, चलो अब लास्ट डायग्राम देखो। मैं एक बनाता हूँ आपके सामने षष्ठभुज। तो ये लो जी, ये क्या बन गया, षष्ठभुज। तो यहाँ से मैंने पिक करा तो एक लाइन ये खींची, एक लाइन ये खींची और एक लाइन मैंने ये खींची। तो बताओ कितने त्रिभुज बने, 1, 2, 3 और ये 4 त्रिभुज बन गए। एक त्रिभुज का सम 180, तो गुना 4 का कितना हो जाएगा, 18 चौक 72, 720 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है, अब आपको यहाँ पर याद क्या रखना है वो सुनो।
देखो जब भी आपको किसी भी आकृति के सभी अंतःकोणों का योगफल निकालना हो तो हमेशा ध्यान रखें, वहाँ पर स्टार बना के लिख लें कि उस आकृति में जितनी भी भुजा होती हैं, तो हमेशा जितनी भुजा होती है ना, हमेशा उससे दो कम क्या बनते हैं, ट्रायंगल बनते हैं, त्रिभुज बनते हैं। n-2 क्या बनता है, ट्रायंगल। बस आपको ये पता होगा कितनी भुजाएं हैं, तो जितनी भुजा होती हैं उससे दो कम हमेशा क्या बनेंगे, त्रिभुज बनेंगे। जैसे देख लो आयत था, आयत में हमेशा कितनी भुजा होती हैं, 4 भुजा होती हैं। आयत बोल दो, चतुर्भुज बोल दो, एक ही कैटेगरी में आता है। चतुर्भुज में 4 भुजा होती है, तो 4 में से 2 माइनस करो, कितने त्रिभुज बनेंगे, देखो 2 त्रिभुज बने, ये रहे 2 त्रिभुज, 1 और 2। और जितने भी त्रिभुज बनते हैं, एक त्रिभुज का सम 180 होता है, तो उसमें 180 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 180 गुना 2 360। अब देखो ये पंचभुज बनाया था मैंने, पेंटागन, 5 भुजा होती है, तो त्रिभुज कितने बनेंगे, 5 माइनस 2 यानी कि 3। तो देखो 3 ही त्रिभुज तो बन रहे हैं, लेकिन दिखा भी रखा है मैंने डायग्राम बना के। और एक त्रिभुज का मतलब 180, तो 3 का कितना हो गया, 540। षष्ठभुज बनाया मैंने, हेक्सागन बनाया, 6 भुजा होती हैं, 6 में से 2 माइनस करो 4, तो कितने त्रिभुज बनेंगे, 4 त्रिभुज बनेंगे। 180 की गुना कर दो, 180 गुना 4 720। तो ये थ्योरी में आपसे पूछा जा सकता है कि n भुजाओं वाली आकृति में कितने त्रिभुज बनते हैं, तो n भुजाओं वाली आकृति में हमेशा n-2 दो कम त्रिभुज बनते हैं हमेशा, ठीक है। और उसके सभी अंतःकोणों का योगफल निकालने के लिए जितने त्रिभुज बनते हैं उसमें 180 गुना कर दो, जो भी आएगा वो उस आकृति के सभी अंतःकोणों का क्या आ जाएगा, योगफल आ जाएगा। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला निकल का आया, तो यहाँ से फॉर्मूला निकला कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या आ गया, तो हमको बताया कि n भुजा वाली कोई भी आकृति है तो उसमें 2 कम त्रिभुज बनेंगे, यानी कि n-2 त्रिभुज बन गए। और एक त्रिभुज के एंगल का सम कितना होता है, 180, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी, 180 डिग्री की। ये लो जी, तो ये आ गया आपके पास फॉर्मूला कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा लिखना हो कि किसी सम n भुजाओं वाले सम बहुभुज के सभी अंतःकोणों का जो योगफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, n-2 गुना 180 डिग्री। तो सभी कोणों का योगफल आ गया। अगर आपसे कोई पूछे ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल मतलब n भुजाओं वाली कोई भी अगर आकृति होती है तो उसके प्रत्येक अंतःकोण का मान कैसे निकालेंगे, एक कोण का। ये तो फॉर्मूला सभी अंतःकोणों का योगफल है, तो एक कोण निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो भी ये योगफल होता है ना अंतःकोणों का योगफल, उसको जितनी भुजा होती है उससे डिवाइड कर दो। जैसे n भुजाओं वाली आकृति के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, n-2 गुना 180 डिग्री। तो इस योगफल को मैं क्या करूँगा, भुजाओं की संख्या यानी कि n से क्या कर दूँगा, डिवाइड कर दूँगा, तो मुझे एक एंगल पता चल जाएगा कि एक एंगल कितने का। जैसे देखो अब ये आप सबको पता है कि समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल कितना होता है, अंतःकोण 60 डिग्री का होता है। वो कैसा आया, क्योंकि हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 योगफल हो गया, और इसको मैं भुजाओं की संख्या से डिवाइड कर दूंगा। तो भुजाओं की संख्या कितनी है, 3, तो 180 को 3 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। इसलिए ये समबाहु त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। अब वर्ग होता है, ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। कैसा आया, ये इस फॉर्मूले से आया। देखो योगफल कितना होता है सभी कोणों का, 360, और इसको डिवाइड कर दूँ मैं 4 से, भुजाओं की संख्या 4 है ना, तो 360 को 4 से डिवाइड करूँगा 90 डिग्री। किसी को भी डिवाइड करके देख लो, ये पंचभुज है, योगफल कितना होता है 540। अगर मुझे एक अंतःकोण निकालना है तो 5 से मैं इसको डिवाइड कर दूँगा, तो 5 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 108 डिग्री। तो पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का जो मान होता है वो कितना होता है, 108 डिग्री। तो ये तो हो गया भाई साहब आपके पास फॉर्मूला, और ये हो गया एक अंतःकोण कितना होता है, योगफल को भुजाओं की संख्या से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, एक अंतःकोण हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक कहानी। चलो आगे देखो फटाफट। अब देखो, अब एक आकृति को जरा ध्यान से समझना और देखना। जैसे ये मैंने ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, समबाहु त्रिभुज बना दिया, एक थोड़ी सी कलाकारी इसमें करनी पड़ेगी हमें। तो मैंने इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, इसकी भुजा को, एक भुजा को इधर एक्सटेंड कर दिया और एक भुजा को ऐसे एक्सटेंड कर दिया। और आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण 60 डिग्री का होता है। ये लो जी,
60 डिग्री का हो गया। और आपको ये भी पता है कि स्ट्रेट लाइन जो होती है वो 180 डिग्री की होती है, तो जब ये 60 डिग्री बचा तो ये कितना आ जाएगा 120 डिग्री बाह्य कोण। ये भी कितना आ जाएगा, क्योंकि सीधी लाइन 180 डिग्री की होती है, 60 डिग्री अंतर कोण होता है, बाहर का कितना बचा 120, ये 60 है तो ये कितना बचेगा बाहर का कोण 120 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं या एक डायग्राम और देख लो, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ये मैं एक पेंटागन और बना दिया मैंने आपके सामने, पंचभुज बना दिया। ये लो, थोड़ा कलर भी चेंज कर लेते हैं एंगल के लिए। ये लो कलर चेंज कर लिया। तो अब मुझे ये बताओ कि ये जो आपका पंचभुज होता है उसका प्रत्येक अंतःकोण कितना होता है। अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया था कि इसके सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 540, और 540 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 108। ध्यान से सुना, यहाँ से एक रिलेशन निकाल के दिखा रहा हूँ मैं आपको, बड़ा इम्पोर्टेंट। तो ये भी 108, 108 और 108। ठीक है, तो ये अंतःकोण आ गए। अब मुझे बात करनी है बाह्य कोण की, तो मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। तो ये जो कोण बनेगा ये कितना बनेगा जी, सीधी लाइन तो 180 डिग्री की होती है, तो 180 में से 108 घटाओ तो 72 डिग्री। इसको भी आगे एक्सटेंड कर दो तो ये कोण भी कितना आ जाएगा 72 डिग्री। इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो तो एक कोण भी कितना आ जाएगा 72 डिग्री। इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे ऐसे तो ये भी कितना आ जाएगा 72, और इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 72। अब ज़रा सुनना ध्यान से। अब अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करता हूँ तो इसका एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण कितना बना रहे हैं दोनों 180। इस पॉइंट पर भी एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण कितना बना रहे हैं 180। तो 5 पॉइंट है ना, पंचभुज है तो 5 पॉइंट, तो पाँचों पॉइंट पर जो अंतःकोण और बाह्य कोणों का सम बनेगा वो कितना बनेगा 180 बनेगा, दोनों को जोड़ के 180, ये भी 180। तो 5 पॉइंट है, तो पाँचों पॉइंटों पर अंतःकोण और बाह्य कोण को अगर मैं जोड़ता हूँ दोनों को तो 180 बन रहा है एक पॉइंट पर, और पॉइंट कितने हैं 5, तो 18 पंजे 90 यानी कि 900। सेम अगर मैं ट्रायंगल में बात करता हूँ तो इस पॉइंट पर 180, इस पॉइंट पर 180 यानी कि अंतःकोण और बाह्य कोणों को जोड़कर, और इस पॉइंट पर भी कितना आया 180। तो इसका मतलब ये हुआ 180, और कितने पॉइंट हैं 3, तो 18 तिया 54, 540। तो ट्रायंगल में तीनों अंतःकोण मिला दिए और तीनों बाह्य कोण मिला दिए, तो इन सब का जो योगफल आता है सभी का मिला के अंतःकोण और बाह्य कोण का कितना आता है 540। और 540 का मतलब हुआ 180 और गुना जितनी भी भुजाएं, भुजा बोल दो पॉइंट बोल दो, उतने ही आपको पॉइंट बनेंगे जितने भुजाएं। पंचभुज था, एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण मिलकर कितने बना रहे हैं 180, 5 भुजाएं, 5 की गुना कर दो 180 गुना 5 900। तो अगर सभी अंतःकोण और सभी बाह्य कोणों के योगफल के बारे में बात करनी हो तो वो बनता कैसे है, देखो अब यहाँ पर फॉर्मूला देखना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आपके पास ऑल इंटीरियर एंगल, या ऐसे लिख लो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल और प्लस सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण। भाई मैंने सभी अंतःकोणों का योगफल ले लिया और प्लस कर दिया सभी बाह्य कोणों का योगफल, तो बराबर कितना आ रहा है। जब हम किसी भी आकृति के सभी अंतःकोणों का योगफल कर देते हैं और सभी बाह्य कोणों का योगफल कर देते हैं और उनको आपस में क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, तो वो जो बनता है वो बनता है 180 गुना जितनी भी भुजा होती है। भुजा मैंने कितनी मान ली n, लिख के भी दिखाया मैंने आपको पंचभुज में। एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण मिलकर 180 बना रहे थे, और जितनी भुजाएं उससे गुना कर दो गुना प्लस। यहाँ पर मैंने यही लिखा है, किसी भी आकृति में उसके सभी अंतःकोणों का योगफल ले लो और सभी बाह्य कोणों का योगफल ले लो, और जब आप उनको आपस में जोड़ेंगे तो बराबर आएगा वो हमेशा 180 गुना n। ठीक है, तो यहाँ से क्या फॉर्मूला निकला वो देखो जरा। सभी अंतःकोणों का योगफल हम कैसे निकालते हैं, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि n-2 और गुना 180 प्लस बाह्य कोणों का मुझे पता नहीं तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ एक्सटीरियर एंगल बराबर। अब ये क्या है 180 गुना n,
तो ये हो गया 180 n, ठीक है जी। मल्टीप्लाई करो जरा 180 की इस ब्रैकेट में, n में करेंगे तो ये आ जाएगा 180 n माइनस 18, 180 गुना 2 360 प्लस ये एक्सटीरियर एंगल और बराबर 180 n। तो मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखो तो 180 n से ये 180 n कट गया और ये माइनस का 360 आ जाएगा बराबर के इधर। तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू निकल के आई तो ये आया हमारे पास निकल के, मैं एक ऐसे लाइन खींच देता हूँ यहाँ पर। तो हमारे पास निकल के आया एक्सटीरियर एंगल बराबर कितना 360 डिग्री। तो मेरे भाई यहाँ से हमेशा आप ध्यान रखें, ये फॉर्मूला मुझको यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना था बस, कि कोई भी अगर आकृति होती है ना, कोई भी आपका पॉलीगन होता है तो उसके सभी एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है 360 डिग्री होता है। ये मैंने आपको यहाँ पर ना प्रूफ करके दिखा दिया पूरा सॉल्यूशन। आपको इतना लंबा चौड़ा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे प्रूफ करके दिखाना था आपको जो एक बॉक्स में बंद है ना, ये पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर कोई भी पॉलीगन होता है, कोई भी बहुभुज होता है तो उसके सभी बाह्य कोणों का योगफल हमेशा कितना होता है 360 डिग्री। बस आप इतना याद रखना है। चाहे आप देख लो पंचभुज है, उसका एक बाह्य कोण कितना है 72, एक बाह्य कोण 72 है, और 5 भुजाएं तो 5 ही बाह्य कोण बनेंगे, 5 के गुना कर दो क्योंकि सब बराबर होता है। 72 पंजे कितना होता है 360। तो पंचभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल 360। चाहे आप ट्रायंगल में देख लो, एक कोण कितना है 120, 120 ट्रायंगल है 3 भुजा बनेंगी तो 120 120 120 कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो कोई भी अगर पॉलीगन होता है, कोई भी बहुभुज होता है तो उसके सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री होता है। ये आप हमेशा याद रखेंगे अपने दिमाग में, ठीक है। चलिए आगे देखें जरा। तो यहाँ से आप लिख लो, नया फॉर्मूला क्या बना आपके सामने, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, यानी किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल बराबर होता है हमेशा कितना 360 डिग्री, ठीक है। और अगर आपको एक बाह्य कोण निकालना है, ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल एक बाह्य कोण, तो एक कोण जब भी निकालना हो ना तो जो भी योगफल होता है, योगफल हमको पता है कितना होता है 360, और उसको डिवाइड कर देते हैं हमेशा भुजाओं की संख्या से n से, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन और निकलेगा कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में भुजाओं की संख्या निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है, तो आप हमेशा क्या करेंगे 360 डिग्री को ईच एक्सटीरियर एंगल यानी कि एक बाह्य कोण से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे ईच एक्सटीरियर एंगल। ये लो, तो ये आपके दो फॉर्मूले यहाँ पर आपके पास आ गए, ठीक है। तो भी भुजाओं की संख्या निकालनी हो किसी भी क्वेश्चन में, कल हम जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं सारे आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए 360 डिग्री को एक बाह्य कोण से डिवाइड कर दो, प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है तो 360 डिग्री को n से भाग कर दो, और सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है हमेशा 360 डिग्री होता है। क्लियर है। चलिए एक दो पॉइंट और बचे, वो डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। अब बस मेन पॉइंट बच रहे हैं एक दो। अगला पॉइंट अगर आप देखेंगे तो याद रखें कि एक अंतःकोण, आई से डिनोट करेंगे इसको, और एक बाह्य कोण, इसको ई से एक्सटीरियर एंगल। एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण मिलकर हमेशा कितने डिग्री बनाते हैं 180 डिग्री बनाते हैं। एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण मिलकर हमेशा कितना बनाएंगे 180 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। दूसरा अगला पॉइंट आता है इसमें डायगोनल का विकर्ण का। किसी भी आकृति में हमेशा क्या पूछ लेता है विकर्ण पूछ लेता है, विकर्णों की संख्या, विकर्ण डायगोनल, ठीक है। तो किसी भी आकृति में अगर आपको डायगोनल निकालना हो तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है दोस्तों सीधा सीधा n-3 और बाय 2। ये किसी भी आकृति में विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है n-3/2। और हमेशा ध्यान रखना किसी भी आकृति में अगर आपको डायगोनल बनाना है, विकर्ण बनाना है, तो उसमें हमेशा
3 से ज़्यादा भुजा आपके पास होनी चाहिए। यानी कि त्रिभुज में कोई भी ट्रायंगल नहीं बनता, क्योंकि इसमें कितनी भुजा होती हैं। यानी कि त्रिभुज में कोई भी डायगोनल आपका नहीं बनता। क्यों? क्योंकि इसमें 3 भुजा होती हैं। क्योंकि एन की जगह अगर आप 3 यहाँ पर रख देंगे तो आप खुद देखो, एन की जगह जैसे ही आप 3 रखेंगे तो 3 - 3 0, और 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल में, त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता। विकर्ण बनाने के लिए कम से कम कितनी भुजा होनी चाहिए? 4 भुजा आपके पास होनी चाहिए। 4 भुजा मतलब चतुर्भुज। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 2 होते हैं। चाहे यहाँ पर रख के देख लो। एन की वैल्यू हम कितनी रखेंगे? 4। तो 4 गुना 4 - 3 1 और बटे 2, तो 2 दूनी 4, कितना आ गया? 2 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी आकृति में अगर आपको डायगोनल ड्रॉ करना है तो उसमें मिनिमम कितनी साइड होनी चाहिए? 4 साइड होनी चाहिए। और ये आपका फॉर्मूला है n(n-3/2). ठीक है। एक लास्ट फॉर्मूला, कभी कभी एरिया का फॉर्मूला पूछ लेता है, एरिया ऑफ पॉलीगन। एरिया ऑफ पॉलीगन, एरिया ऑफ पॉलीगन, बहुभुज का क्षेत्रफल। तो किसी भी बहुभुज का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो ये बस फॉर्मूला याद रखना। प्रूफ कल करके दिखाऊंगा इसको। n/4 साइड स्क्वायर और कोट 180 डिग्री अपॉन n। तो ये आपका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पॉलीगन का। ठीक है, चलिए जी। तो ये हमने कुछ रिलेशन पढ़े हैं। अंतःकोण और एक बाह्यकोण मिलकर 180 बनाते हैं। विकर्ण का फॉर्मूला है n(n-3/2). एरिया ऑफ पॉलीगन यानी कि बहुभुज का क्षेत्रफल n/4 a² कोट 180 डिग्री बटे n। फिर ये पढ़ा था हमने बाह्य कोणों के बारे में। सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। एक कोण निकालना है 360 बटे n निकालना है 360 बटे ईच एक्सटीरियर एंगल से भाग कर देंगे। ये प्रूफ करके दिखाया था इनका। ये आपको इंटीरियर एंगल का सम का फॉर्मूला बताया कैसे कैसे बनता है। n-2 ट्रायंगल बनते हैं हमेशा n भुजा वाली आकृति में। 180 से गुना कर दो तो सभी अंतःकोणों का योगफल आ जाएगा। ये हमने क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, तो ये था हमारे आज की क्लास में पॉलीगन की थ्योरी। तो आई होप आप सभी को समझ में आई होगी कि पॉलीगन की थ्योरी क्या क्या होती है। सभी इन पॉइंटों को याद करना, और कल हम इन थ्योरी के ऊपर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, और कल ये आपका पॉलीगन ख़त्म हो जाएगा। इसमें कल में जितने भी क्वेश्चन इसमें एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे आपके सामने लेकर आऊँगा। एक एक क्वेश्चन करके डिस्कस करेंगे। बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत मज़ा आएगा इसके क्वेश्चन करने में। बस उससे पहले ये थ्योरी क्लास पूरी देखना, नोट्स बनाना, और कल इन सब चीज़ों को पढ़ के आना। कल हम इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो इस क्लास को पढ़ोगे तो अगली क्लास जो कल वाली क्वेश्चन वाली है वो बड़े अच्छे से आपको समझ में आएगी। ठीक है जी, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर ही रोकते हैं अपनी। बाकी मिलते हैं कल। जब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में। चलिए फिर अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, टाटा, बाय बाय।